नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो संसद में तनाव है क्या चुनाव है? क्योंकि संसद में बहुत हंगामा मचा हुआ है और इसको चुनावों से जोड़कर, जो आगामी है उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वक्फ को लेकर जो पूरा बवाल मचा हुआ है, संसद में एक विधेयक सरकार की तरफ से लाया गया है, किरेन रिजिजू लेकर आए हैं, मंत्री हैं वो। और उसके बाद से जिस तरह से सियासत ने अपना रंग दिखाना शुरू किया है, जो पारा चढ़ना शुरू हुआ है सियासी, वो कहीं ना कहीं चुनावी असर या फिर चुनावी लिहाज से भी नजर आने लगा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी नमस्कार हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये पूरे वक्फ की इनसाइड स्टोरी क्या है? आखिरकार सियासत इतनी गर्म क्यों है? संसद में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? विपक्ष इतना हमलावर क्यों है? सरकार क्या करना चाहती है इस विधेयक के जरिए? क्या बदलाव करना चाहती है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत से सवाल कर दिए सिलसिलेवार तरीके से। जी हाँ, देखिए, आज संसद में वक्फ एक्ट जो है उसका संशोधन विधेयक पेश हुआ है। मतलब ये कि हमारे देश में जो पहला वक्फ एक्ट आया था 1954 में आया था, 1954 में आया था, और समय समय पर उसमें जो बदलाव होते रहे हैं, उसी श्रृंखला में एक और बदलाव के क्रम में ये लाया गया है। और आज वाले एक्ट का नाम है द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसे अब कहा जाएगा द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। काफी लंबा नाम रख दिया। हाँ, वक्फ एक्ट। अब आप देखिए, नाम में ही तो गणित है। वक्फ एक्ट था कि भाई वक्फ जो है उसको निर्धारित करने वाला एक कानून। अब वक्फ एक्ट को नया नाम जो दिया गया है कि द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। सशक्तिकरण कैसे कर रहे हैं? तो भाई उसमें नए नए वर्गों को जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को जोड़ने की बात है, बोहरा मुस्लिम्स को जोड़ने की बात है। इसी प्रकार जो एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, मतलब पारदर्शिता नहीं है, तो उसको ज़्यादा एफिशिएंट तभी बनेगा जब ट्रांसपेरेंसी आ जाए, है ना, और विकासोन्मुख हो वो। तो इस शब्दावली से ही अपने आप में तय हो जाता है कि वक्फ एक्ट पर सरकार का जो दृष्टिकोण है वो ज़रा अलग है उनसे जो दरअसल वक्फ एक्ट के लाभार्थी हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय। दोनों के दृष्टिकोण में यहीं से अंतर हो जाता है। पर यहाँ एक और बात कही जाती है कि वक्फ को लेकर के 30-40 सालों से दिमाग में बहुत से लोगों के थे कि ये जो वक्फ एक्ट है इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है, कुछ बदलाव होनी चाहिए, और उसकी अपनी वजह है जो हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन कैसा बदलाव होना चाहिए, इस पर अभी तक प्रारूप जो है वो मुस्लिम समुदाय में नहीं बन पाया था। सरकार ने उसको बना दिया और सामने भी लेकर के आ गई। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि वक्फ होता क्या है। बड़ा सिंपल चीज़ है। हर धर्म में परोपकार के लिए आप कुछ संपत्ति दान देते हैं, तो ये जो दान करता होते हैं, है ना, इनकी संपत्तियों को देखने वाला जो बोर्ड है वो वक्फ बोर्ड है। अरबिक शब्द है वक्फ, और इसको मोटे तौर पर अगर लूजली ट्रांसलेट आप करें तो परोपकार के लिए दी जाने वाली संपत्ति। उसका जो मैनेजमेंट करेगा वो बोर्ड कहलाएगा वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड जिन नियमों से चलेगा वो कहलाएगा वक्फ एक्ट। और एक्ट में समय समय पर बदलाव होता रहता है। पहला एक्ट 1954 में आया, उसके बाद से 1995 में, उसके बाद 2013 में, और अब 2024 में नए नाम के साथ आ रहा है। तो ये तो हो गई वक्फ एक्ट की बात। अब इसके विरोधियों का ये मत है कि दरअसल सरकार की निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं है। वो हमसे हमारी ज़मीन छीनना चाहती है और इसीलिए इस तरह का कानून लाया गया है।
पहली बात ये। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि दरअसल इस तरह का जो असंतोष इससे उभरेगा और वो उभर कर जब सामने आएगा तो भारतीय जनता पार्टी समर्थक मतों को और ज़्यादा वो कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि चुनाव सामने है जैसा कि आपने बताया। तो इन्हीं तमाम झंझावातों के बीच में नया एक्ट आया है, और अगर ये पारित हो जाता है तो फिर वक्फ की जो वो मैनेजमेंट है, जिस तरह से वक्फ की संपत्तियां मैनेज होती हैं इस देश में, हमेशा के लिए बदल जाएगी। और ये बदलेगी तो क्या राजनीति भी बदलेगी? राजनीति ने जिस तरह से इस पर रिएक्ट किया है, विपक्ष ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, वो क्या दर्शाता है? क्या सरकार सच में जो आरोप है इस जो विधेयक लेकर आई है, इसे नया रूप देने की जो कोशिश की जा रही है, सरकार की मंशा क्या सच में वैसी है जैसे विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ अलग है? क्या नजर आता है? इस सवाल के उत्तर में हमें ये समझना चाहिए कि दरअसल अगर इतना ज़्यादा हंगामा है तो यकीनन कुछ न कुछ तो ख़ास है वक्फ में, और वो क्या ख़ास है? तो पहले तो आपको हम ये बताते चलें कि अमूमन ये माना जाता है कि रक्षा और फिर रेल, ये जो दो महकमे हैं, इसके बाद सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है हमारे देश में वो वक्फ के पास है। ये उत्तर से दक्षिण तक। जी हाँ, तो ये ठीक है, मुस्लिम समुदाय पूरे देश में है तो जाहिर है कि उनके द्वारा दिया गया अनुदान और वो सब जो है वक्फ की संपत्ति होती है। और वक्फ दो स्तरों पे होता है, हर राज्य में वक्फ होता है। हमारे पास 30 शिया वक्फ है और 2 सुन्नी वक्फ बोर्ड है। एक बिहार में, एक और यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड है और 30 शिया वक्फ बोर्ड है। बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि हैदराबाद में तो बहुत शिया है, वहाँ नहीं है। लेकिन इस तरह से 32 आपके पास वक्फ बोर्ड है और एक केंद्र में वक्फ काउंसिल है, जो कि सरकार की एक बॉडी है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन काम करती है, और वो वक्फ जो राज्य हैं उनको सलाह देती है, वो केंद्र सरकार को सलाह देती है, और उसका जो मुखिया होता है, सरपरस्त, वो केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री होते हैं। तो हमारे पास जो 32 ये वक्फ बोर्ड हैं पूरे देश में, आपको जानकर आश्चर्य होगा लेकिन ये हकीकत है। इनके पास जो ज़मीनें हैं उनकी अभी अगर मार्केट वैल्यू लगाई जाती है तो ये 8 लाख करोड़ के आसपास आती है। बड़ी चीज़ है ये। माफ़ करेंगे, ये 1.2 लाख करोड़ के आसपास आती है। 1.2 लाख करोड़ ये इनकी संपत्तियों की वैल्यू है। और अगर आप वैसे देखें कि इस संपत्ति से कितना आ सकता है, आता है, तो 200 करोड़ रुपए सालाना इसकी कमाई है। अब लोगों को यही लगता है कि जब इतनी संपत्ति है, 1.25 लाख करोड़ के आसपास है, तो क्या केवल 200 करोड़ रुपए आएंगे सालाना इससे? इस बोर्ड को चलाने की मंशा क्या है? मंशा ये है कि भाई जो मदरसे हैं, कब्रिस्तान हैं, इन सबों का मैनेजमेंट, रख रखाव, अगर कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि समाज के लिए की जाती हैं तो उसका निर्माण हो, उसका रख रखाव हो, मेंटेनेंस हो, उसके लिए यह संपत्ति का इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कहीं कोई बुराई नहीं है। पर इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिसको कि आधार बनाया है सरकार ने। सरकार ने उन पक्षों को उभार कर सामने लाया है जिसको लेकर के असंतोष है, और वो असंतोष विद इन दी मुस्लिम कम्युनिटी भी है। पहली तो ये है कि जो लाभार्थी हैं वो इतनी रिच बॉडी से उनको क्या मिल रहा है, इसको लेकर के थोड़े असंतुष्ट हैं कि ऐसे लोगों का कब्जा है वहाँ पर, जो बड़े लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग। अब देखिए ना, सदस्य कौन होते हैं? विधायक होंगे सदस्य, सांसद होंगे सदस्य, हर राज्य के जो हैं। उसके बाद मुतवक्किल जो होते हैं, जो मुतावली
जो मैनेजमेंट में होते हैं, मेन व्यक्ति वही होते हैं, वो भी सिविल सर्वेंट्स की तरह होते हैं, क्योंकि उनके पेंशन और वो सब जो होता है वो राज्य सरकार से जाता है। बड़े लोगों की बॉडी बन गई, तो गरीब लोगों को ये लगता है मुस्लिम समुदाय में कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। सरकार की सोच का ये आधार है। इसमें महिलाएं क्यों नहीं हैं, ये प्रश्न है। इसमें वो लोग जो कि वोरा मुस्लिम हैं, कायम खानी हैं, उनको क्यों नहीं जगह दी गई है। तो ये तमाम प्रश्न हैं जो कि विद इन दी सोसाइटी हैं। भाई इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक है वक्फ बोर्ड, तो फिर जाहिर है कि इन सब इश्यूज़ को क्या वो एड्रेस करती है। इसी को आधार इस नए बिल के लिए बनाया गया है। और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि कानून में हैं दर्ज वक्फ के, जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी संपत्ति को वक्फ कह देता है कि ये वक्फ की संपत्ति हमने डिक्लेयर कर दिया, वो अपने तरीके से जांचता है, आकलन कर लेता है और कह दिया, तो उसकी अपील कहीं नहीं, वो संपत्ति हो जाती है वक्फ की संपत्ति। अगर आपने, अब मान लीजिए कई बार होता है कि ऐसे लोगों की संपत्तियां सामने आती हैं जिनका वंश नहीं है, या वंश जो है वो कहीं दूर है, वो बाद में क्लेम, तब तक में वो संपत्ति डिक्लेयर हो गई और उसकी अपील जो है किसी अदालत में नहीं है, तो वो ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है, वक्फ का अपना ट्राइब्यूनल है, अपनी अदालत है उनकी, और वो अपील जो है वो कहीं बाहर नहीं वो कर सकते हैं। तो कई बार वक्फ की प्रॉपर्टी अगर डिक्लेयर हो गई और डिस्प्यूटेड हो गई तो रह गई, उनसे कोई ले नहीं सकता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख करके असंतोष तो थोड़ा था, लेकिन वही प्रश्न है कि ये सब असंतोष को दूर अगर किया जाना था तो इस मौके को क्यों चुना गया है, और क्या ये एक एजेंडे के तहत है, या फिर सचमुच में वक्फ बोर्ड को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। देखिए, इस बात में दो मत नहीं है कि बड़े बड़े लोग, मजबूत लोग तमाम जगहों पर वक्फ के साथ हैं, कोई कॉमन मैन नहीं है वहाँ पर, और जो है तो वो है। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए नियमों में बदलाव की ज़रूरत है। आज जो सांसद विरोध कर रहे हैं, तो ये सांसद भी तो उसके सदस्य हैं ना, जो विधायक विरोध कर रहे हैं वो भी सदस्य हैं, इनकी तो जिम्मेदारी है कि विरोध करें। तो एक तो ये, दूसरा ये प्रश्न है कि क्या आप धार्मिक अधिकारों में दखल दे रहे हैं। अगर आप वक्फ एक्ट को अगर आप फिर से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए अमेंडमेंट को ला करके, एक नया संशोधन ला करके, तो क्या आप जो धार्मिक अधिकार हैं मुस्लिम्स के हमारे देश में, उसको दखल दे रहे हैं, वो अधिकार से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस पर सरकार का टेक अलग है। सरकार का ये कहना है कि दरअसल ये तो एक संस्था है, एक धर्म विशेष के लोगों की संस्था है। संस्था तो उसी तरह से जैसे कि अस्पताल है, जैसे कि मदरसा है, जैसे कि कब्रिस्तान है, उसी प्रकार एक तरह से ये संस्था है। तो ये संस्था कुछ नियमों से चलती है, तो हम अगर नियमों को बदलते हैं तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि हम धार्मिक अधिकार आपके जो है वो छीन रहे हैं। हम वो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ये सरकार का मत है। लेकिन विरोध जो हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप हमारे अधिकारों में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसमें आप क्यों घुसना चाहते हैं। हम अपने मामले खुद तय करेंगे। और ये आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन है हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है, उसमें आप घुस रहे हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप हमारे मामला तय करें। ये विरोध में कहा जा रहा है। और हर धर्म को अपने मामले तय करने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, जैन समाज हो। वहाँ जाकर के तो आप कोई बनाते नज़र नहीं आते हैं कानून। तो इस पर कई दफ़े मतलब ये जवाब भी मैंने लोगों को देते हुए देखा कि कई हिंदू मठों में इस तरह से हुआ है कि वहाँ पर सरकारें दखल दी हैं और उन्होंने बना दिया है वहाँ पर
अपने वो जो रिसीवर होते हैं और कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर होते हैं और कई दफ़े दखल देने की ज़रूरत पड़ी है तो दिया गया है। ये जो बहस चल पड़ी है, अब इसमें आफ्टर ऑल होता क्या है, क्योंकि सवाल ये हो जाता है कि क्या अगर धार्मिक अधिकार हैं तो क्या वो एकदम ब्लैंकेट हैं, क्या उसमें कोई जा नहीं सकता है, और इस देश के जो कानून हैं क्या उसके हिसाब से उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये तमाम जो पार्टियां थीं जो मुस्लिम वोटों को एक तरह से प्राप्त करती हैं, तो वो तो बहुत लड़ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी थे वो कह रहे थे कि देखिए इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ धार्मिक नहीं हो रहा है, कानूनों को बदलना पड़ेगा और कानून हम बदल रहे हैं। अच्छा, ये बहस कभी भी होती है, हम चुनाव से जोड़ते हैं, हालांकि अपने देश में तो हर 6 महीने पे कोई ना कोई चुनाव हो ही जाते हैं, तो चुनाव से बहुत ज़्यादा जोड़ कर देखें तो समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, क्योंकि उपचुनाव होने यूपी में भी होने और ऐसी सीटों पर होने हैं जो थोड़ी उस टाइप की सीटें हैं जहाँ पर असर पड़ सकता है, तो चुनाव के मद्देनज़र देखें तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर इस मुद्दे पर कभी भी किसी भी समय बहस शुरू होती है, सरकार कोई कदम उठाती है, कोई नियम कायदे कानून बनाती है, तो हंगामा तो होना ही था, वो तो होकर ही रहता। अभी हो रहा है, कोई नई बात नहीं। हाँ ठीक है, इसको आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के मामले अगर छुए जाते हैं तो प्रकारांतर से कुछ और बात भी होती है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि 8 लाख का आंकड़ा क्या था, 8 लाख एकड़ इनके पास ज़मीन है। जो हम लोग कह रहे थे डिफेंस, रेलवे, हाँ, और 8 लाख एकड़ ज़मीन है और 1.25 लाख करोड़ सालाना इनकी 1.25 लाख करोड़ इनकी एसेट्स है और 200 करोड़ सालाना इनकी आमदनी है। तो ये बड़ा है, ये सम जो है बड़ा है, और ये बात तो हकीकत है कि जब 8 लाख एकड़ ज़मीन है तो क्या उसका मोनेटाइजेशन किया जा सकता है ताकि मुस्लिम समाज के लिए और ज़्यादा पैसे आएँ और वो जो गरीब हैं उस समाज में उनके हक के लिए इस्तेमाल किए जाएं। ये एक मौलिक प्रश्न है जो कि भाई अगर एसेट्स लॉक्ड अप है, इतना ज़मीन है, तो इसको लॉक रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो आप अपने ही समाज के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर एक बहस तो होनी चाहिए। बहुत से लोग मुस्लिम समाज में भी ये मानते हैं कि बड़े बड़े लोग, मजबूत लोग जो बैठ गए ऊपर, ये होने नहीं देंगे, लेकिन जब इतनी संपत्तियों का मालिक है वक्फ बोर्ड, तो फिर क्यों ना हो कि इसकी संपत्तियों से आम लोगों को भी लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। पर दूसरी बात जो आपने कही कि कभी भी छेड़ते तो यही होता कि भाई आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि छेड़ा जाना ज़रूरी था, सरकार को ये लगता है, तो कभी भी छेड़ते तो ये, तो अब सवाल उठता है कि जो अभी आपने छेड़ा है वो क्यों छेड़ा है। तो क्या वो आने वाले दिनों में चुनाव है उसके मद्देनज़र, और जैसे हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है इस पूरे मामले को जब आप टेक अप करते हैं, तो क्या वो किसी के फ़ायदे का सौदा है। जातीय गुणागणित आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ही साधा जा रहा है, और जातीय गुणागणित के सामने अगर कोई एक मुद्दा है जो कि उसकी काट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो हिंदू मुस्लिम का सवाल है। तो क्या ये उसके लिए कर रहा है, इस पर भी बहस समानांतर चल दोनों तरफ से कंसोलिडेशन हो जाए, एक तरफा हो जाए और उसका फ़ायदा मिल जाए राजनीतिक तौर पर। कहीं ना कहीं ये बू तो आती है मुद्दों से, लेकिन अब कितना सच है और कितना अफसाना है इसमें, ये तो क्या ही कहा जाए। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसको कि शायद बदलने की ज़रूरत अभी हो या बाद में हो, वो है। जैसे मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को कैसे डिक्लेयर कर देगा, किसी मुसलमान की संपत्ति को वो डिक्लेयर कर दे कि नहीं ये वक्फ की है, तो वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता है। और ऐसे कई मामले हैं जिसमें लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये अधिकार जो है ये डीएम साहब के पास सत्यापन हो और वहाँ तय हो। अब किसी के अंदर अधीन होना पड़ेगा, ये बुरा लग रहा है
वक्फ वालों को कि भाई ये कैसे होगा कि ज़िले का डीएम जो है, पर बाकी के प्रॉपर्टीज़ का जो कहीं ना कहीं सरकारी दायरे से उसको गुजारना पड़ता है, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कितनी प्रॉपर्टीज है। अभी कहा जाता है 52,000 प्रॉपर्टीज़ पूरे देश में वक्फ के पास हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ का एक लिस्ट होना चाहिए। ओपेक थोड़ा है, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे सर्वेज होती हैं, लैंड की सर्वे होती है। अब लैंड सर्वे का जो खर्च होता है अभी के कानून के मुताबिक वो राज्य सरकारें देती हैं। तो जब ये रिच बॉडी है जिसके पास अपना संसाधन है, तो फिर ये राज्य सरकारें क्यों दें? इस संसाधन का इस्तेमाल इसी समाज के लिए किया जा सकता है। वो जो पैसे वो सर्वे जैसी चीज़ों में खर्च हो रही हैं, वो आप अपना बोझ उठा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अब जितने मुतावली हैं उनका वो सिविल सर्वेंट्स की तरह वो पेमेंट पा रहे हैं, क्या वक्फ उनको पेमेंट कर सकता है? तो ये तमाम ऐसी संभावनाएं हैं जिनके ऊपर ये बिल फोकस कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं बिल में, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि कायदे से एक्सेप्टेबल भी हो सकती हैं, और इसीलिए एक व्यापक बहस की ज़रूरत है। ये धार्मिक मसला बन गया है, और ये धार्मिक मसला इसलिए बन गया है क्योंकि हर चीज़ जो हमारे देश में होती है वो मसला बन जाता है। जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, सरकार को उन्होंने बड़ा सीधा कह दिया। अखिलेश यादव वो भी बोल रहे थे, उन्होंने सीधे कहा कि आप ज़मीन छीन लेना चाहते हैं, ज़मीनें आप ले लेना चाहते हैं। अब कांग्रेस ने भी कहा कि देखिए राइट टू रिलीजन है, और आप राइट टू रिलीजन में आप दखल कैसे कर सकते हैं धर्म में? तो अब ये जो है, ये सारी जो बातें हैं, ये बोलने वाले जान रहे हैं कि शायद वो सियासत के ही दायरे में आकर के बोल रहे हैं। लेकिन इन बयानों का असर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे ये नज़र नहीं आता है, क्योंकि सब अगर पूरा विपक्ष एक तरफ कंसोलिडेट होगा तो भारतीय जनता पार्टी ये बताने में सक्षम हो जाएगी कि देखिए ये सब किसके साथ में है, जो कि चुनाव में बताने की बहुत कोशिश हुई। ये सब उनको दे देना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपका मंगलसूत्र भी उधर चला जाए। हाँ, अब उस चीज़ से जोड़कर देखेंगे तो विपक्ष क्या वही रिएक्शन दे रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। शायद ये एक ऐसा दाव है, आखिरी दाव कह लीजिए, जिसमें सत्ता पक्ष ये तय करना चाहता है कि क्या अभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इस दौर में अभी चल सकता है या नहीं चल सकता है। वो चिंगारी कुछ है उसमें अभी बची है कि नहीं। देखिए ये मुद्दा हमेशा चल सकता है और हमेशा नहीं चल सकता है। इन मुद्दों में ये ताकत होती है कि कई दफ़े जब चलते हैं तो खूब चल जाते हैं, कई दफ़े जब नहीं चलते हैं तो बिल्कुल नहीं चलते हैं। अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें ये मुद्दा नहीं चला, जाति का मुद्दा चल गया। तो अब जो चुनाव होने हैं उसमें चलेगा या नहीं चलेगा ये फैसला लेना है। आने वाले दिनों में भी कई चुनाव हैं, जनवरी में ही चुनाव है। इन जो 3-4 राज्यों के चुनाव के बाद जनवरी में दिल्ली का चुनाव है, फिर बिहार का चुनाव है। तो इन चुनाव में ये मुद्दा चलता है या नहीं चलता है, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है प्रकारांतर से ये तय करना चाहती हो, और इसके लिए उसके पास ये एक मौका है जिसके ज़रिए वो उस थर्मोमीटर में तय कर रही है कि क्या ये मुद्दा जीवित है या नहीं है। लेकिन इसी बहाने उसने सतह पर एक ऐसी चीज़ को लाया है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ईदगाह का मैदान है बंगलोर में, तो उस पर डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि भाई ये प्रॉपर्टी किसकी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है प्रॉपर्टी, कुछ और दावेदार हैं। वहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है ITC विंडसर, बेंगलोर का बड़ा होटल है। अब वो वक्फ वालों ने डिक्लेयर कर रखा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। अब देखिए कि कैसी कैसे प्रॉपर्टीज पर विवाद है। कोलकाता का गोल्फ क्लब, उसके बारे में भी विवाद है। वक्फ बोर्ड ने कहा ये प्रॉपर्टी हमारी है। आप सूरत का नगर निगम, गुजरात के सूरत शहर का नगर निगम, वक्फ बोर्ड ने बोला है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। डिस्प्यूट चल रहा है। तो पीछे अभी मध्य प्रदेश भोपाल हाई कोर्ट, वहाँ के एक जज ने कह दिया कि कल को आप
कुछ को भी कह दो, डिक्लेयर कर दो कि ये हमारी है, आप और उसके बाद फिर वो डिस्प्यूट में चली जाएगी, वो वक्त भी हो जाएगी। जब आपको कहने का अधिकार है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आप कुछ भी कह देंगे क्या? तो कहीं ना कहीं इस बारे में एक क्लैरिटी की ज़रूरत है कि किन नियमों के तहत आप करेंगे, आपके आकलन का तरीका क्या है, मतलब जरिया आपको क्या अगर है? अनुदान में मिली है तो उसके साक्ष्य और क्या सारी है? चीजें होनी चाहिए। हाँ। ये और, मतलब और ये तो तभी होगा ना जब disputed प्रॉपर कोर्ट में जा करके सिविल सूट लड़ा जाएगा। अब मान लीजिए कि अधिकार ही नहीं है जाने का, है ना, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही सीमित तरीके से अपील सुनने का वक्फ के खिलाफ अधिकार है, और यानी कि प्रैक्टिकली वो आप एक बार अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया तो कह दिया, इस तरह की बातें। एक तो ये पक्ष हो जाता है और इससे भी सामान्य मुस्लिम भी परेशान होता है। और दूसरा है कि वक्फ की संपत्तियों को आप तरीके से इस्तेमाल अगर करें तो समुदाय का लाभ होगा। देखिए हमारे देश में इस बात को मत भूलिए कि सच्चर कमेटी ने ये बात कही थी कि कई जगहों पर दलित समुदाय से भी ख़राब हालत में जीता है मुस्लिम समुदाय, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट सर्विस। उनकी स्थिति आज की तारीख में दलित समुदाय से ख़राब है। ये बात जब उन्होंने कही थी उसके बाद से और भी ज़्यादा इस पर बहस चल पड़ी है, और ये सच बात है, हकीकत है। आप देखिए सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन घटा है। बहुत से संस्थाएं अब जो हैं वो इस बात को रियलाइज़ करते हुए कोचिंग करवा रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं ताकि वो सरकारी नौकरियों के एग्जामिनेशन में बैठें और वो compete करें। पर यह हकीकत है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनकी मदद के लिए सरकारें आगे आ रही हैं, ये तो एक ठीक है। बहुत सी ऐसी राजनीतिक दल जो मुस्लिम वोट्स लेते हैं वो दे रहे हैं, और ये अच्छी बात है। मुझे इसमें कहीं कोई बुरा नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए कि उनके लिए वजीफ़े का और उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम्स चलाई जाती हैं, कहीं कोई बुरा नहीं है। जब सच्चर कमेटी, जिस पर बहुत भरोसा है लोगों को, उसने ऐसा कहा है, पर साथ ही साथ ये भी तो देखा जाएगा ना कि जो बाकी लोग करते रहें और वक्फ वाले अपनी प्रॉपर्टी लेकर के खुद बैठे रहें, तो यहाँ का लॉजिक भी जो है ये समझ नहीं आता है। तो जहाँ एक तरफ ये सचमुच इस तरह के रेगुलेशन की ज़रूरत है वक्त की, वहीं दूसरी तरफ ये है कि हर चीज़ सियासत से जाके जुड़ जाती है। इसको आप संयोग कहें, दुर्भाग्य कहें, लेकिन आने वाला जो चुनाव है वो भले ही कल्पित हो सकता है, उसकी दिशा क्या तय होने लगी है। पर वही जो बार बार कही जाती है कि वक्फ में सुधार जो है वो वक्फ की भी ज़रूरत है और वक्त की भी ज़रूरत है। अब देखिए सुधार हो पाता है इस विधेयक के जरिए, क्या बदलाव हो पाते हैं, ये जो लाया गया है विधेयक, ये पास हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि संसद के अंदर हंगामा मचा हुआ है और सियासत अपने चरम पर है वक्त को लेकर। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।